हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो 2025 के केसेस को लेकर के है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। यहाँ पर हम आपको 10 इंपॉर्टेंट केसेस कराएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट केसेस नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो भी जुडिशियल एग्ज़ाम होता है, एपीओ एग्ज़ाम होता है, उसका चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, उसमें हमारे जो है केसेस का सबसे बड़ा क्राइटेरिया रहता है। और साथ ही साथ ओल्ड लीडिंग केसेस एंड न्यू केसेस जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ओल्ड तो देखिए आप लोगों को पता है, मोस्टली आप बुक्स पढ़ते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है। बट देखिए न्यू केसेस का बहुत सारे केसेस होते हैं। मैं नहीं समझ आता था कि हमें कौन से केसेस पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। तो जितने भी मैं वीडियोज़ में आपके लिए केस लेकर आई हूँ, सारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि देखिए प्री में आपसे पूछा जाता है तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप गलत क्लिक करेंगे, टिक करेंगे तो गलत आपका आंसर हो जाएगा, सही भी आपका चला जाएगा। बात रही मेंस की, तो आप जानते हैं लॉ के अंदर मेंस में जितना ज़्यादा आप केस लॉस डालेंगे उतना आपका क्वेश्चन जो रिलीवेंट रहेगा, याद रखना। ठीक है, आप ओल्ड से लेकर न्यू केसेस तक अगर डालेंगे तो पता चलेगा भाई बच्चे को जो है न्यू केसेस भी आते हैं। और दूसरी बात, एज ए लॉ स्टूडेंट होने के नाते आपको केसेस के करंटली केसेस की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि मान लो आप कोई ओल्ड केस पढ़ रहे हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कोई अलग बात कही गई थी, उसको उसने रिवर्स कर दिया है, उलट दिया है अपने डिसीजन में। और हो सकता है रिसेंटली में उसमें कोई अलग बात अगर कह दी हो, जैसे आप जो लोग जानते कि रिजर्वेशन को लेकर के लगातार कुछ ना कुछ जो है नया आपका होते जा रहा है, तो उस तरीके से आपको जो है अपडेटेड जो है करंटली केसेस से भी अपडेट रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला ही जो केस आपके सामने, उससे आप हर किसी को, हर जुडिशी की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट को इसका पता है। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका 20 मई 2025 को फाइनल हुआ था। 3 ईयर प्रैक्टिस का जो ये आपका केस था। तो ये आप लोगों को पता है कि ये केस आने वाले अपकमिंग जुडिशियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूसरा केस आपको मैं बता दूं, यह है आपका वर्षाताई वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025 का केस, जिसमें आपने देखा था कि महाराष्ट्र में जो नेम प्लेट लगा हुआ था उसमें आपका जो उर्दू में नीचे लिखा हुआ था, उसको लेकर आपने देखा विवाद काफ़ी खड़ा हुआ था। तो उसी का ये केस है, याद रखिएगा इस केस को भी। ठीक है, महाराष्ट्र में सरकारी प्रयोजनों के लिए उर्दू को अतिरिक्त भाषा के रूप में प्रयोग करने की वैधता दे दी गई थी। ध्यान रखना यहाँ पर इस बात को। केस का नाम है वर्षाताई वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारा जो केस है, ये भी आप जानते हैं। और आर्टिकल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत आने वाले रिसेंटली काफ़ी फेमस केसेस है। इसके अलावा 2-3 केसेस और भी रहे थे। यहाँ पर ये इमरान प्रतापगढ़ी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात है। ठीक है, त्याग और अहिंसा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि त्याग और अहिंसा को बढ़ावा देने वाली कविता पोस्ट करना बीएनएस की धारा 196, 197, 299, 302 या 57 के तहत ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और ऐसे केसेस में एफआईआर दर्ज करना कानून का दुरुपयोग है। क्योंकि ये है कि भाई आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत स्पीच और एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम दिया हुआ है, आप लोग क्या करते हैं कि लगातार किसी ना किसी, अगर ऐसा नहीं कि मानो अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ा बहुत कोई ऐसा अपना स्टेटमेंट दिया है, कविता पोस्ट की, जिसमें आपको लग रहा है कि भाई ये अहिंसा को बढ़ावा देने वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका आर्टिकल 19(1)(a) का जो है वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मना कर दिया कि आप इसके संबंध में जो है क्या करते हैं, एफआईआर दर्ज करेंगे तो माना जाएगा कि कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण केस रहने वाला है। और साथ ही साथ जब आप आर्टिकल 19(1)(a) आपको, क्योंकि आप जानते हैं मेंस में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहाँ आपका याद आएगा। और आप जानते हैं कि यूपी एपीओ में भी आपका प्रीवियस 10 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन रहने वाला है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है विहान कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा का 2025 का। ये भी है, ये भी आपका जो है गिरफ्तारी से संबंधित केस। अगर हम यहाँ पर बात करें तो BNSS। ठीक है, और साथ ही साथ आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परिणाम बताना गिरफ्तारी का आधार नहीं है। ठीक है, यानी कि आपने मानो उसे गिरफ्तारी के आधार तो नहीं बताए, ठीक है, आपने उसे रिजल्ट परिणाम बता दे, तो इसका मतलब यानी कि आपने उसे गिरफ्तारी के आधार बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5वां इसमें केस है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। ये आपका अप्रैल 2025 में ही एक केस आया था। ठीक है, ये केस का नाम देखो नीचे लिखा है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जहाँ पर तमिलनाडु सरकार के द्वारा काफ़ी जो है
जो एक्ट थे उनको मंजूरी नहीं दी गई, उनको पेंडिंग रखा गया था। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर जो है टाइम लाइन डिसाइड कर दिया कि जो गवर्नर है वो 1 महीने से ज़्यादा, प्रेसिडेंट जो है वो 3 महीने से ज़्यादा जो है क्या नहीं कर सकता, अपने पास नहीं रख सकता है किसी भी विधेयक को। ठीक है, बाद में यहाँ पर आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो है एडवाइजरी जारी, मतलब सलाह मांगी 14 प्रश्नों पर। यहाँ पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को जो है, आप अगर यहाँ पर देखें, देखिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामला फिर दोबारा आया इसी केस में, और यहाँ पर सरकार के कानूनों को मंजूरी देने का सीधा टाइमलाइन नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मैटर्स को जो यहाँ पर रिवर्स कर दिया, बट फिर भी यहाँ ऐसा नहीं कि टाइमलाइन को तो ख़त्म कर दिया था, बट फिर भी यहाँ पर बातें कही कि भी इसका मतलब कुछ चीज़ें वहाँ पर रिलीवेंट कही कि ऐसा नहीं कि अगर आप लगातार आपके पास कोई केस विधेयक आया है तो आप उसे लगातार लंबे समय तक जो है अपने यहाँ पर पेंडिंग रख सकते हैं। बाकी ये हमारा नेक्स्ट केस है BN जोन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो आप जानते हैं यूपी का केस है, तो अपने आप में काफ़ी रिलीवेंट है, और साथ ही साथ ये हमारा पब्लिक सर्वेंट से संबंधित है। इस केस में कहा गया कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके खिलाफ जो नॉन कॉन्ग्रेजेबल ऑफेंसेस हैं उनमें शिकायत जो है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सीधे पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ही दायर की जानी चाहिए। यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो नॉन कॉन्ग्रेजेबल केसेस में सीधे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने क्या करेंगे, अपना फाइल करेंगे, ठीक है, शिकायत। उसके पश्चात नेक्स्ट केस है हमारा 7 राम प्यारे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। यह आपका दहेज हत्या का मामला था। दहेज हत्या के मामले में लगातार उत्पीड़न के स्पष्ट सबूत जरूरी हैं, ठीक, याद रखें, क्योंकि ये भी आपका उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका जो है, अगर हम BNS की बात करें तो सेक्शन 80 के अंतर्गत आएगा, और अगर हम यहाँ पर बात करें भाई BSA, क्या बात करें, BSA की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका आने वाला है BSA के अंतर्गत, यहाँ 117 के अंतर्गत। दहेज हत्या जो है 118 के अंतर्गत आएगा, दहेज हत्या जो है 117 के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ कहा गया इस केस में कि दहेज हत्या के मामले में लगातार उत्पीड़न, क्योंकि भाई कि लगातार उसके साथ जो है कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, हेरेसमेंट हो रहा है, वो चीज़ें स्पष्ट करने के लिए सबूत देना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है 8वां केस कि मुसीर आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें क्या कहा कि चार्जशीट के बाद गिरफ्तारी की वैधता पर यहाँ पर न्यायालय का निर्णय। चार्जशीट के बाद मतलब आप जो पुलिस है, इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है, उसने क्या किया, कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी। अब चार्जशीट फाइल करने के पश्चात तुम एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर रहे हो, तो वहाँ उसकी वैधता पर सवाल खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तुम एक्यूज्ड को जो है अरेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उस मामले में पूछताछ के लिए आवश्यक साक्ष्य जुटाने के लिए। लेकिन जब तुम चार्जशीट जमा कर दी न्यायालय के अंदर, तो उसके बाद जो है उसको गिरफ्तार करना वैध नहीं होगा। यहाँ इस मामले में न्यायालय के द्वारा कहा गया था। लेकिन आप याद रखें, ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये मुसीर आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में ऐसा कहा है तो ये हर केसेस पर लागू होगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो आपके मुसीर आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में जो भी सर्कमस्टेंसेस थी, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डिसीजन है जो कि दिया गया था। उसके बाद है ये आपका विमल बाबू धुमाड़िया बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला है। देखिए आर्टिकल 32 जो खुद एक फंडामेंटल राइट है, और जो हमारे फंडामेंटल राइट का क्या कर रहा है, रेमेडी प्रदान कर रहा है उनके लिए। अब यहाँ पर ये मानिए कि अब मानो हाईकोर्ट ने कोई फैसला दिया तो आप उसके फैसले को लीगल चुनौती दे रहे हो, किसके, आर्टिकल 32 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था, विमल बाबू धुमाड़िया के केस में, कि आर्टिकल 32 के तहत हाईकोर्ट के फैसले को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखें, क्या कहा था कि भाई आप आर्टिकल 32 का जो यूज़ है वो हाईकोर्ट के फैसले को अवैध घोषित करने के लिए नहीं कर सकते हो। ठीक, उसके बाद हमारा आज की वीडियो का लास्ट केस है। इनके 10 मिनट में 10 केस हम आपको यहाँ पर कराएंगे आज इस वीडियो में, जो कि हमारे हो जाएंगे सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पुलिस को निर्देश दिया कि वे आरोपी या संदिग्ध व्यक्तियों को धारा 41 ACRPC, अगर हम बात करें BNSS की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो सेक्शन 35 के तहत पेश होने के लिए नोटिस, व्हाट्सएप
या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं देंगे। भाई हमने माना कि BNSS के अंदर, BNSS में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जो है प्राथमिकता दी गई, प्रायोरिटी दी गई है, बट इसका मतलब भाई ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है उसको पेश होने के लिए भी जो है व्हाट्सएप इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप उसको नोटिस इश्यू कर रहे हो। ऐसा नोटिस आप इश्यू नहीं कर सकते। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है 2025 के केसेस का। अभी और भी बहुत मोस्ट रिलेवेंट केसेस आपके लिए लेकर आए। याद रखिएगा, अगर हमारी ये जो हम आपकी केसेस लेकर आ रहे हैं 2025 के, इनसे बाहर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है 2025 का आपका कोई भी नहीं रहने वाला है। साथ साथ आप अपडेट रहेंगे भी कि भाई 2025 में इस केस में ये बातें हमारी कही गई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपके केसेस के साथ। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले से देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही साथ अगर अभी भी आप इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं, तो प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ से देखिए कि कौन से आपका, जैसे कि बिहार है, यूपी है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स की क्लासेस आपकी वहाँ पर चलाई जा रही, क्योंकि यूपी का जो मेंस के आपके सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, बिहार के भी आपके सिलेबस में सेम आप लोग देख चुके हैं। तो भाई वहाँ पर आप देर किस लिए कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर कोई लगा हुआ है। तो इंतज़ार मत कीजिए कि डेट आएगी या बिहार की वैकेंसी जिस दिन आ जाएंगी उस दिन तैयारी करेंगे। पहले आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए ताकि आप अपना सिलेक्शन इस बार ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।